हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ मैथ वाला पर। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पाउली का अपवर्जन नियम। यानी कि आज के इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का समापन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। देखिए, पाउली का अपवर्जन नियम कहता क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम इसको थोड़ा थ्योरेटिकली रूप में समझेंगे, उसके बाद इसके डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाउली के अपवर्जन नियम को समझना। तो देखिए, जो साइंटिस्ट थे हमारे पाउली ने बताया था कि ये कोई भी हमारा एक नाभिक है, ठीक है। और नाभिक के ये क्या पूरा एक एटम है, और इस एटम के अंदर क्या ये नाभिक प्रेजेंट है, और इस नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं एटम के अंदर। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे पाउली, उन्होंने बताया था कि किसी एक एटम के अंदर से यदि हम दो इलेक्ट्रॉनों को लेते हैं, जैसे मान के चलिए एक इलेक्ट्रॉन ये है E1, हम इसको नाम देते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन हमारा ये है। तो यदि हम किसी परमाणु के अंदर से दो इलेक्ट्रॉनों को लेते हैं और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग से चारों क्वांटम संख्या निकाल लेते हैं। देखिए, क्वांटम संख्या जो होती है वो चार प्रकार की होती है, ठीक है। कितनी, 1 2 3 4, चार प्रकार की हमारी जो है क्वांटम संख्याएं होती हैं। तो पाउली कह रहे थे कि यदि हम किसी परमाणु में से दो इलेक्ट्रॉनों को ले लेते हैं और उन दोनों इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं निकाल लेते हैं, मान के चलिए ये चारों क्वांटम संख्या इस E1 इलेक्ट्रॉन के लिए है, और उसके बाद ये वाले E2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं ये हैं। तो पाउली ये कहना चाह रहे थे कि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं हो सकती हैं, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता है कि इस E1 की पहली क्वांटम संख्या और इस E2 की क्वांटम संख्या भी समान है, और इस E1 इलेक्ट्रॉन की दूसरी क्वांटम संख्या और इस वाले इलेक्ट्रॉन की भी दूसरी क्वांटम संख्या समान है, और इसकी भी तीसरी क्वांटम संख्या और इस दूसरे इलेक्ट्रॉन की भी तीसरी क्वांटम संख्या समान है, और इस E1 इलेक्ट्रॉन की चौथी क्वांटम संख्या और इसकी भी चौथी क्वांटम संख्या, यानी कि ये सारी की सारी क्या समान एक साथ नहीं हो सकती। ये किसने बताया था, हमारे पाउली ने बताया था। लेकिन यहीं पर इन्होंने एक बात और बता दी थी कि एक कंडीशन तो इसमें संभव है कि हो सकता है इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की पहली जो ये क्वांटम संख्याएं होंगी ये समान आ जाए। यानी कि ऐसा हो सकता है ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की जो पहली क्वांटम संख्या है वो भी समान हो, साथ ही साथ दूसरी जो क्वांटम संख्या होगी वो भी समान हो, साथ ही साथ तीसरी जो क्वांटम संख्या होगी वो भी समान हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि इसकी जो चौथी क्वांटम संख्या होगी इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की वो भी समान हो, ये नहीं हो सकता है। ये किसने बताया था, पाउली ने। तो इसका जो पूरा कंक्लूजन निकल कर आया था पाउली अपवर्जन नियम का, वो ये आया था कि किसी परमाणु के अंदर से यदि हम दो इलेक्ट्रॉनों को लें तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की जो चारों क्वांटम संख्याएं होंगी वो चारों की चारों कभी भी समान नहीं हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की तीन क्वांटम संख्याएं आपस में समान आ जाए, लेकिन फिर उस कंडीशन में चौथी क्वांटम संख्याएं समान नहीं होगी। तो ये किसने बताया था, हमारे पाउली जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था। इसलिए इस नियम को भी हम क्या कहते हैं, पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं। तो ये तो हो गया इनका थोड़ा समझने के लिए कि हम किस तरीके से इस नियम को समझ सकते हैं। अब यदि अगर हम बात करें कि इसको डेफिनेशन में किस तरीके से लिखना है, तो जो भी चीज़ हमने यहाँ पर बताई है आपको इस छोटे से डायग्राम को बनाकर, वही सेम चीज़ हमें डेफिनेशन में लिख देनी है। तो देखते हैं एक बार डेफिनेशन को भी इसकी। तो देखिए, यहाँ पर हमारा क्या है, पाउली का अपवर्जन नियम, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी 11th क्लास की केमिस्ट्री में। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से लिखी है कि पाउली के इस नियम के अनुसार किसी परमाणु में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती है। ये वही बात है जो हमने अभी आपको बताई थी कि कोई भी अगर हम परमाणु लेते हैं और उस परमाणु के अंदर से हम दो इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की चारों जो है क्वांटम संख्या ले लेते हैं, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की जो चारों क्वांटम संख्याएं होगी वो चारों की चारों समान नहीं हो सकती है। ये हमारे पाउली कहना चाह रहे थे। और देखिए, इसमें आगे लिखा है, अगर पहली तीन क्वांटम संख्याएं समान है, यानी कि अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की पहली तीन जो क्वांटम संख्याएं होंगी वो समान आ जाएगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो चौथी क्वांटम संख्या समान नहीं होगी, यानी कि फिर चौथी क्वांटम संख्या समान नहीं होगी। कुल मिला के ये पाउली जो है यही कहना चाह रहे थे कि जो अगर हम किसी परमाणु के अंदर से दो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो उन दोनों इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होगी। ये क्या कहलाता है, हमारा पाउली का अपवर्जन नियम कहलाता है। अब देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा छोटा सा इनका नियम था,
तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो पाउली के अपवर्जन के नियम के साथ हो सकता है आपसे एक आधा एग्जाम्पल भी पूछा जाए। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं इस पाउली के अपवर्जन के नियम के लिए। तो देखिए, यदि अगर हम बात करें किसी भी एक एग्जाम्पल की, ठीक है, तो एग्जाम्पल में मानकर चलिए हम ले लेते हैं बेरिलियम, ठीक है, जिसको हम दर्शाते हैं Be से, और उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा 4 होता है। तो यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, यानी कि इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, तो वो क्या बनेगा हमारा, वो बनेगा हमारा 1s2 और 2s2। ये क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो अब देखिए, ये जो s ऑर्बिटल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और इस वाली 2s ऑर्बिटल में भी कितने 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अब हम क्या करते हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से ले लो या एक इलेक्ट्रॉन इसमें से ले लो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो इस 2s वाली ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसी में से दोनों इलेक्ट्रॉनों को ले लेते हैं हम। तो हम क्या कर रहे हैं, इसी में से 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा हमारा 2s2 है ये, तो एक तो हम ले लेंगे 2s1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद दूसरा ले लेंगे 2s2 इलेक्ट्रॉन। तो इस 2s2 इलेक्ट्रॉन में से दोनों हमने अलग अलग इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, तो यदि अगर हम बात करें s ऑर्बिटल की, तो s कितनी ऑर्बिटल बनाता है हमारा, एक ऑर्बिटल। तो इसमें यदि हम इलेक्ट्रॉन भरे तो कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे। उसके बाद यहाँ 2s2, इसके लिए अगर हम ऑर्बिटल बनाए तो वो भी इस तरीके से ही बनेगी। तो यहाँ पर s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रखे, एक तो हमने यहाँ पर पहले एज इट इज भर दिया है। उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका एंटी क्लॉकवाइज भरा जाएगा, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन भर गए हैं। अब यदि हम इस 2s1 की जो ऑर्बिटल है, या कह सकते हैं ये जो s1 इलेक्ट्रॉन है हमारा, इसकी क्वांटम संख्या निकालें, तो पहली क्वांटम संख्या क्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। पहली क्वांटम संख्या होती है मुख्य क्वांटम संख्या, इसको दर्शाते हैं हम n से, ठीक है। तो n की पहली तो हो जाएगी मुख्य क्वांटम संख्या इसके लिए, दूसरी होती है दिग्गसी क्वांटम संख्या जिसको हम l से दर्शाते हैं, तीसरी हो जाएगी हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसको हम m से दर्शाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम चौथी क्वांटम संख्या की बात करें तो वो होती है हमारी चक्रण क्वांटम संख्या जिसको हम s से दर्शाते हैं। तो ये तो होगी इसके लिए। इसी तरीके से हम इसके लिए भी निकाल लेते हैं 2s2, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन हमने लिया है, n बराबर इसकी भी वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद l की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम m की वैल्यू निकालेंगे, और उसके बाद हम चौथी कौन सी क्वांटम संख्या होती है, चक्रण, जिसको हम s से दर्शाते हैं। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम संख्या निकाल के देखेंगे चारों, और फिर देखेंगे कि चारों की चारों समान आ रही है या नहीं। तो यदि देखिए अगर हम यहाँ पर हम n की वैल्यू की बात करें, तो ये जो हमारा 2s1 दिया गया है, इसमें ये जो 2 है ये क्या है, इस n की वैल्यू है। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। उसके बाद यदि हम यहाँ पर देखें 2s2, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था इसमें ये जो 2 है ये इस वाले n की वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पर भी 2। यानी कि आप देख सकते हैं इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की जो पहली क्वांटम संख्या है वो तो समान आ रही है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं l। अब ये l क्या होती है हमारे, दिग्गसी क्वांटम संख्या जिसको हम l से डिनोट करते हैं। तो ये जो l होता है, इस l की जो s ऑर्बिटल के लिए वैल्यू होती है वो होती है 0। तो यहाँ पर l की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या 0। ठीक उसी तरीके से यहाँ जो l है ये भी हम ऐसे ऑर्बिटल के लिए निकाल लें तो इसकी यहाँ पर भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये दोनों जो क्वांटम संख्या है ये भी क्या है, समान आ रही है इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की। अब अगर हम बात करें m की वैल्यू की, ये जो m है यहाँ पर क्या होता है, ये चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है, और जो चुंबकीय क्वांटम संख्या की वैल्यू होती है वो इस l पर डिपेंड करती है। यदि यहाँ पर l की वैल्यू 0 है तो इस m की भी वैल्यू ऑटोमेटिक ही क्या होगी, 0 होगी। ठीक उसी तरीके से इधर भी l की वैल्यू 0 है तो इधर इस m की भी वैल्यू 0 होगी। अब अगर हम देखें नेक्स्ट हमारी जो चक्रण क्वांटम संख्या जिसको हमने s से दर्शा रखा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 1/2। लेकिन अगर हम बात करें इधर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए इस वाली क्वांटम संख्या की वैल्यू की, तो यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही भरा हुआ था, हमने कौन सा भरा था, ये वाला जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए इस s की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 1/2। तो ये हमने क्या करा, इन दोनों अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याएं निकाल दी हैं, और आप देख सकते हैं इनमें पहली, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की पहली क्वांटम संख्याएं भी समान है, दूसरी क्वांटम संख्याएं भी समान है, तीसरी क्वांटम संख्या भी समान है, लेकिन अगर हम देखें चौथी
क्वांटम संख्या, तो इसकी प्लस का हाफ आ रही है, इसकी माइनस का हाफ आ रही है, यानी कि ये क्या है, समान नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, पाउली का अपवर्जन नियम लागू हो गया है। उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी भी एटम के अंदर अगर हम बात करें, किसी भी एटम के अंदर से यदि हम 2 इलेक्ट्रॉनों को ले लेते हैं तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की जो चारों क्वांटम संख्याएं होंगी वो चारों की चारों समान नहीं होगी। यदि 3 स्टार्टिंग की समान है तो चौथी ऑटोमेटिक ही उनकी असमान आएगी। ये क्या होता है, आपका अपवर्जन का नियम होता है पाउली का। तो ये हो गया हमारे पाउली के अपवर्जन नियम का एक एग्जाम्पल। और ऊपर हमने पढ़ी थी